हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज को स्टार्ट किया था, द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने हिस्ट्री से शुरुआत करी थी और इसमें हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। यानी कि इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स बनाए हैं और उन लेक्चर्स में मैंने स्टोन एज, चालकुलिथिक एज, इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इसके अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। 6 लेक्चर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो होगा हमारा इस 16 महाजनपद। यानी कि 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे। अब टाइम पीरियड स्टार्ट होता है सेकंड अर्बनाइजेशन का। इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहली अर्बनाइजेशन थी। अब टाइम पीरियड स्टार्ट होगा सेकंड अर्बनाइजेशन का, यानी कि 16 महाजनपद, यानी कि महाजनपद पीरियड। तो इतने लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हम लोग आज बात करेंगे 16 महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि थे 16 महाजनपद। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी ग्रेट पावर्स, जिसको हम लोग महाजनपद बोलते हैं, एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th centuries BC ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। यानी कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी कि महाजनपद मौजूद थे। ठीक है, यानी कि जब गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड था, यानी कि जब गौतम बुद्ध की लाइफ टाइम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद का जब टाइम पीरियड चला था, तो उसी में ही गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये टाइम था हमारा 7वीं और 6वीं जो शताब्दी है उसमें देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर जो ग्रेट पावर्स थी वो थे हमारे महाजनपदस। अब महाजनपदस होते क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो महाजनपदस बेसिकली बड़े बड़े रीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े रीजन्स होते हैं, बड़े बड़े किंगडम्स होते हैं जिस पर कोई राजा रूल कर रहा होगा। ठीक है, बड़े बड़े ऐसे एरिया, बड़े बड़े राज्य, इन पर राजा रूल कर रहे हैं। तो ऐसे कितने एरियाज थे? ऐसे टोटल 16 एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, मिडिल पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में फैले हुए थे। ठीक है, तो टोटल कितने थे? ये तुम्हारे 16। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 16। अब इसके मैप में बात करते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज आप देख पा रहे होंगे, 16 ऐसे आपको एरियाज मिलेंगे जो कि इंडिया के इस वाले पार्ट्स में फैले थे। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी देखने को मिलती है, यानी कि महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब 16 महाजनपद है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो 16 महाजनपद का नाम, ठीक है, उसकी कैपिटल और वो उसकी लोकेशन, यानी कि प्रेजेंट में वो कहाँ पड़ता था। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सभी को मैंने टेबल में कंपैरिजन कर लिया, एक ही क्वेश्चन में आपको 16 महाजनपद कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो पहले महाजनपद के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी कैपिटल के बारे में और फिर उसके रीजन के बारे में, यानी कि उसका क्षेत्र क्या था। तो सबसे पहला है हमारा गांधार। ठीक है, और दूसरा है हमारा कंबोज। इन दो को एक साथ याद रखेंगे क्योंकि ये जो दोनों 16 महाजनपद थे ये इंडिया से बाहर थे। ठीक है, तो गांधार की कैपिटल क्या है? गांधार की कैपिटल तक्षशिला है और ये पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलता है। काम्बोज की कैपिटल राजपुर और हाटक है, ये दो हैं, आपको याद रखना है। ये भी पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो इंडिया से बाहर में दो देखने को मिलते हैं, दोनों पाकिस्तान में, एक गांधार और एक कंबोज। दोनों की कैपिटल भी बता दिए, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बात करते हैं। अगला क्या है हमारा कुरु। जो कुरु है उसकी कैपिटल हमें हस्तिनापुर देखने को मिलती है और इंद्रप्रस्थ देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका रीजन प्रेजेंट में दिल्ली और मेरठ वाला रीजन देखने को मिलता है। और ये महाभारत से रिलेट आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, वही पांचाल की बात करते हैं। पांचाल की जो नॉर्थ कैपिटल है वो आई छत्र थी। ठीक है, और साउथ कैपिटल है वो है काम्पिल्य। और ये वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न वाला पार्ट। ठीक है, कुरु पांचाल, ये आपको महाभारत से रिलेट कर पाएंगे इसको। ठीक है, महाभारत के टाइम पीरियड में पांचाल नरेश हम लोग देखते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ का नाम सुनते हैं, तो ये महाभारत से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? मल्ल। तो मल्ल जो है उनकी कैपिटल क्या है? उनकी कैपिटल यहाँ पर पावा है, या फिर हम लोग कुशीनगर बोल देते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी वाला रीजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वही हम लोग बात करेंगे मत्स्य।
जो मत्स्य थी उसकी कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल थी विराटनगर। और इसकी बात करें तो राजस्थान में पड़ता था अलवर डिस्ट्रिक्ट, जो जयपुर अलवर, यानी कि अलवर और जयपुर वाला जो रीजन है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मत्स्य। ठीक है, वहीं चेदी, चेदी की कैपिटल सुक्तिमती है। ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश वाला रीजन देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है? वक्त, वक्त जो है इसकी कैपिटल कौशाम्बी है। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला रीजन देखने को मिलता है। वहीं सूरसेन, सूरसेन इसकी कैपिटल मथुरा है। ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है। अश्मक, जो कि इसकी कैपिटल पोडान है, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो हमें इंडिया के साउथ वाले पार्ट में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इन 16 महाजनपद में वो महाजनपद कौन सा है जो साउथ वाले पार्ट में था? तो वो हमारा यही है, अश्मक, और ये महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलता है। अगला क्या हमारा? काशी, काशी की कैपिटल बनारस थी और ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। अवंती, अवंती की जो कैपिटल है वो दो है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। तो नॉर्थ वाली कैपिटल हमारी उज्जैन है, साउथ वाली कैपिटल माहिष्मती है, याद रखना है आपको। और इसकी जो रीजन है वो मध्य प्रदेश वाला है। ठीक है, वज्जी जो है इसकी कैपिटल वैशाली है। ठीक है, ये हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कौन से रीजन में, तो वैशाली बिहार में था। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अंग, अंग जो है जो कि चंपा, अंग की कैपिटल क्या है? चंपा है। ये भागलपुर मुंगेर वाले जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, उस वाले रीजन में देखने को मिलता था ये। कौशल जो है इसकी दो कैपिटल है, नॉर्थ वाली हमारी श्रावस्ती है, साउथ वाली अयोध्या है। और ये हमारे ईस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 महाजनपद। अब लास्ट महाजनपद है हमारा 16 महाजनपद, और इसको मैंने हाईलाइट करा क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट यही है और सबसे पावरफुल यही है, मोस्ट पावरफुल। अगर महाजनपद के बारे में बात करी जाए, ठीक है, मोस्ट पावरफुल महाजनपद के बारे में बात करी जाए तो वो हमारी मगध ही था, क्योंकि मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसकी लोकेशन ही ऐसी थी, सबसे ज्यादा पावरफुल यही बनेगा। और कई सारे मतलब जो शक्तिशाली राजाएं थे उन्होंने इस पर रूल किया था, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके में तीन कैपिटल देखने को मिलती है, एक है गिरिवराज, एक है राजगृह, एक है पाटलिपुत्र। ये तीनों आपको याद रखनी है। और ये पटना हो गया, डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। ठीक है, इन सभी 16 महाजनपद से बनने वाले क्वेश्चंस, चाहे वो कैपिटल से हो चाहे वो उसके लोकेशन से हो, सभी मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कैपिटल से पूछे या फिर उसकी लोकेशन से पूछे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी महाजनपदास वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग द ओल्डेस्ट महाजनपदास ऑफ इंडिया? यानी कि 16 महाजनपद जो ऊपर हमने पढ़े हैं, इस 16 महाजनपद की हर एक की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ये पूछा गया है कि इन 16 में से ऐसे कितने महाजनपद है जो केवल उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं ऐसे हमारे टोटल 8 महाजनपद हैं, यानी कि 16 में से आधे महाजनपद हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं मॉडल में। अब वो 8 कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है कुरु, जो कि दिल्ली और मेरठ वाला रीजन और थानेश्वर वाला रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पांचाल, जो कि बरेली और बदायूं वाला रीजन देखने को मिलता है। थर्ड वाला यहाँ पर है सूरसेन, जो कि मथुरा के आसपास देखने को मिलता है। फोर्थ यहाँ पर है हमारा वत्स, जो कि इलाहाबाद और बांदा वाले रीजन में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद 4 हो गए। पांचवा हमारा कौशल है, जो कि अवध वाले एरिया में मिलता है। छठा हमारा मल्ल है, जो कि देवरिया वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, उसके बाद सातवां काशी है, जो कि बनारस वाले रीजन में था। और उसके बाद आठवां जो है तो हमारा चेदी, यानी कि बुंदेलखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ये 8 महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पड़ते हैं, दो इंडिया से बाहर पड़ते हैं, गांधार और कम्बोज, याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे अंग हो गई, ये बिहार का है, मगध है ये बिहार की है, तो ये बिहार के देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र का में देखने को मिलता है, कश्मक वगैरह हो गए, ऐसे आप उसकी लोकेशन से याद रख सकते हैं। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि विच बुद्ध या विच बुद्ध टेक्स्ट या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपदास ऑफ द 16th सेंचुरी बीसी, यानी किस बौद्ध ग्रंथ में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो टोटली सोर्सेस पर बेस्ड है, सोर्स मिलेगा तभी हम उसको बता पाएंगे कि हाँ भाई इसका ये प्रूफ है। ऐसे ही 16 महाजनपद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? इस बात का उल्लेख मैंने अपने जैनिज्म वाले लेक्चर में भी किया था। जैनिज्म वाले लेक्चर में हमने एक बुक पढ़ी थी, वो थी हमारी भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र एक जैन बुक है जो कि हमें 16 महाजनपद की जानकारी के बारे में बताती है। ऐसे ही बौद्ध का एक टेक्स्ट है जो कि हमें 16 महाजनपद की जानकारी जानकारी के बारे में बताता है, तो वो हमारा कौन सा है?
वह अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, इन दोनों में हमें 16 महाजनपद की जानकारी देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। अगले की बात करेंगे। अगला है फोन नंबर का कि आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन द एंशियंट इंडिया। यानी कि झारखंड में लौह खदानों को प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है, तो किसके लिए ठहराया गया था, ये ठहराया गया था मगध के लिए। ठीक है, क्योंकि आयरन माइंस मतलब अब तो भाई आयरन एज स्टार्ट हो गई है, वैदिक पीरियड के बाद आयरन एज स्टार्ट हो गई है। और आयरन की जो माइंस हैं वो हमें झारखंड वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो झारखंड और उसके ऊपर हमारा बिहार है, तो इस वाले रीजन में हमें मगध ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा मगध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसके कारण ही मगध सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है। तो एक कारण ये भी मिलता है कि आयरन सबसे ज्यादा यहाँ से मिलता था। आयरन से उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए, अलग अलग वेपन्स बनाए और बहुत सारे बैटल्स को जीता, जिससे कि मगध का एरिया बड़ा होता गया और मगध पावरफुल होता गया। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स। अब जो मगध महाजनपद था, ठीक है, वो कौन कौन सी रिवर से घिरा हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर हमको याद रखनी है, एक है गंगा और एक है सोन। इन दो रिवर से जो मगध महाजनपद है वो घिरा हुआ था। जैसे गंगा में यहाँ से देखने को मिलती है, तो गंगा यहाँ से निकल करके यहाँ ऐसे करके यहाँ करके ऐसे आ जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी गंगा रिवर। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में हमें गंगा रिवर देखने को मिलती है और वेस्ट में हमें सोन रिवर देखने को मिलती है। क्या मिलती है, सोन। तो दो रिवर से बेसिकली ये घिरा हुआ यहाँ पर था, ऐसा हम देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें विंध्यन एक तरीके से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, विंध्यन माउंटेन से घिरा हुआ था। तो तीनों तरफ से इसको प्रोटेक्शन मिल रही है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल महाजनपद भी बनता है कि बाहर से इस पर कोई आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्थ में हमारी गंगा थी। ठीक है, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में हमारी गंगा थी। ठीक है, और जो हमारी सोन रिवर है वो हमारी वेस्टर्न वाले पार्ट में थी। एक्चुअल में जो बिहार है, बिहार के बिल्कुल मिडिल से गंगा होती हुई जाती है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला क्या हमारा 6 नंबर का, इसमें कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी लोकेटेड। यानी कि जो हमारी छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दुनिया की पहली गणतंत्र प्रणाली कहाँ स्थित थी। यानी कि सबसे पहला रिपब्लिकन रिपब्लिकन स्टेट पूछा है, यानी कि सबसे पहला जो गणतंत्र है, गणतंत्र राज्य बोले, गणतंत्र राज्य कहाँ था, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। यानी कि सबसे पहला गणतंत्र कहाँ था, तो वो था हमारा लिच्छवी डायनेस्टी, हमें देखने को मिलती है वैशाली की। तो लिच्छवी डायनेस्टी वैशाली की थी, तो वैशाली इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो लिच्छवी के जो वैशाली के जो लिच्छवी थे, वो पहला हमें रिपब्लिकन स्टेट देखने को मिलती है, यानी कि गणतंत्रात्मक प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, और वैशाली आपको याद आ रहा होगा कि वैशाली लॉर्ड महावीरा का बर्थ प्लेस है, क्योंकि महावीर की जो जन्म है महावीरा का कहाँ हुआ था, ये हमारा वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली बिहार में। अगला क्या है, अगला मैचिंग से क्वेश्चन है। इसमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड। इसमें करेक्ट हमको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो पहली लिस्ट में यहाँ पर रूलर्स के बारे में बताया गया है, दूसरी लिस्ट में यहाँ पर स्टेट के बारे में बताया गया है, मतलब वो कौन से महाजनपद से बिलोंग करते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रद्योत के बारे में। तो चंड प्रद्योत थे, ये कौन से रीजन के थे, ये अवंती वाले रीजन के थे, मतलब जो अवंती महाजनपद है उस वाले रीजन के थे। अवंती का है, ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। ठीक है, उदयन जो था वो वत्स वाला था, यानी कि वत्स जिसकी कैपिटल कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत ये कौशल के थे भाई। अजातशत्रु ये भाई मगध के थे, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यानी कि ए का हमारा थर्ड है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए के ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, तो तीनों आपको याद होगा। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही चार रूल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने इसी को कंपाइल कर दिया है कि इनको चंड प्रद्योत के नाम से जानते हैं, जो कि अवंती वाले रीजन के थे। उदयन जो थे वो यहाँ पर वत्स वाले रीजन के हैं, प्रसेनजीत कौशल वाले रीजन के हैं, अजातशत्रु जो है वो मगध वाले रीजन के हैं। तो यही आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो यही याद रखनी है। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर हमारा 8 नंबर का कि भाई व्हाट नेम वाज अवध नोन इन एंशियंट टाइम्स। यानी कि अवध जो है उसका पुराना नाम क्या था, या फिर प्राचीन काल में अवध को किस नाम से हम लोग बुलाते थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो अवध को हम लोग कौशल के नाम से बुलाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हिस्टोरिकली जो कौशल है, ठीक है, कौशल किंगडम है, उसी को हम लोग अवध के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जो कि सरयू, जो कि मॉडर्न घाघरा की बात करें, नदी के दोनों किनारों पर और उत्तर में अब नेपाल में फैला हुआ है। ठीक है, तो सरयू रिवर के पास में ही हमें सिटी देखने को मिलती है, जो कि हमारी अवध है। ठीक है, आपको याद रखना अवध, यानी कि सरयू रिवर भगवान राम से रिलेट करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो बस नेम याद रखना है कि कौशल और मॉडर्न नेम अवध वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। अगला क्या है? अगला हमारा है 9 नंबर का। इसमें क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इन डायनेस्टी को, जो राजवंश हैं उनको कालानुक्रमिक क्रम में अरेंज करना, यानी कि पहले कौन आई, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आई। ठीक है, तो इसमें कौन थी, तो 16 महाजनपद हमने पढ़े थे। 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल था वो था हमारा मगध। ठीक है, मगध के ऊपर तीन मेजर डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं, और इसको हम लोग ट्रिक्स के नाम से याद रखते हैं। वो है हसन। हसन, हंसना चाहिए भाई, हसन। हाथ से होता है यहाँ पे हार्यक वंश, क्या होता है? हार्यक वंश। ठीक है, सा से होता है शिशुनाग वंश, क्या होता है? शिशुनाग वंश। और ना से क्या होता है? नंद वंश, क्या होता है? नंद वंश। तो हा सा ना, हार्यक, शिशुनाग और नंद, यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि हार्यक, शिशुनाग और नंद। ठीक है, अब इन तीनों डायनेस्टीज टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर टाइम पीरियड में एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी जो थी वो 544 से लेकर के 412 बीसी तक इसका टाइम पीरियड मिलता है। वहीं शिशुनाग डायनेस्टी के 412 से लेकर के 344 बीसी तक मिलता है। नंद वंश का 344 से 322 बीसी तक देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, हर्यक डायनेस्टी की बात करें तो हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे हमारे बिंबिसार। कौन थे? इसके फाउंडर बिंबिसार है भाई। ठीक है, और शिशुनाग के कौन थे? इसके नाम में लिखा हुआ है, ये हमारे शिशुनाग। और नंद के थे महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। महापद्मानंद थे। तो ये इतने सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं, आपको याद रखने हैं। अगले की बात करूंगा मैं। अगला यहाँ पर कह रहा है, अगला कि अजात शत्रु वाज द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, वाज द सन ऑफ, यानी कि अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश का एक शासक है। कि किसका सन है, यानी कि किसका बेटा है? तो जो हर्यक डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी में हमें तीन मेजर रूलर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बिंबिसार, जो कि इसके फाउंडर भी थे, और इनका टाइम पीरियड 544 से लेकर के 492 बीसी से देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु जो कि इनके बेटे हैं, यही क्वेश्चन पूछा है, किसके बेटे हैं? बिंबिसार के बेटे हैं। तो अजात शत्रु जो है इसका टाइम पीरियड 492 बीसी से लेकर के 600, सॉरी 460 बीसी तक देखने को मिलता है। और जो उदयन है वो है 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अगले की बात करते हैं। अगले यहाँ पे कह रहा है कि द फेमस फिजिशियन जीवक वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ, यानी कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? अब यहाँ पर आपको याद रखिए, तो 16 महाजनपद में दो के नाम आपने पढ़े हैं। एक था हमारा मगध, ठीक है, और एक था हमारा अवंती। क्या था? अवंती। ये दो महाजनपद है। तो भाई मगध के रूलर कौन है? मगध के रूलर भाई यहाँ पर इस टाइम पर बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। अवंती के कौन है? अवंती तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रद्योत। इनको चंड प्रद्योत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि बिंबिसार जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। मतलब ये किसी बैटल के थ्रू अपने राज्य को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू अपने राज्य को बढ़ाते हैं। जैसे कि पड़ोस वाले राजा की बेटी से शादी कर ली, या उसकी बहन से शादी कर ली, तो कुछ जो जो वैवाहिक संबंध है इससे रिलेशन मजबूत करते थे, या फिर दूसरों की हेल्प करके, ठीक है, उससे संबंध मजबूत करते थे, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन भी मिलती थी और उनका कोई नुकसान भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश करते थे इंस्टीड ऑफ बैटल्स। ठीक है, तो भाई बिंबिसार ये हैं। दूसरी तरफ कौन है? चंड प्रद्योत है। तो चंड प्रद्योत को एक बार क्या हो जाता है, जो कि अवंती के थे, चंड प्रद्योत को एक बार पीलिया हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है। जॉन्डिस होगी भाई, तो ये बात बिंबिसार को पता लगती है। तो बिंबिसार क्या करते हैं? बिंबिसार का एक राज वैद होता है जिसका नाम होता है जीवक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बिंबिसार जीवक को चंड प्रद्योत के पास भेजते हैं, कहते हैं भाई जाओ वहां उनकी पीलिया, यानी कि उनकी जॉन्डिस का इलाज करो। और भाई जीवक जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, और फाइनली चंड प्रद्योत ठीक हो जाते हैं। तो फिर प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में जो संबंध है वो बेहतर हो जाते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरीके की पॉलिसी अपनाते थे। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बिंबिसार। बिंबिसार ने ही भेजा था जीवक को इसके कोर्ट में, चंद्र प्रद्योत के, इसलिए ताकि वो पीलिया का इलाज कर सके। ये सारी चीजें लिखी हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि जो बिंबिसार है उसका एक और नाम देखने को मिलता है, वो है श्रोणिक। और ये जैन लिटरेचर के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो बिंबिसार का एक नाम क्या है? हमारा श्रोणिक है।
अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर हमारा दे रखा है 12 नंबर का कि हु ऑफर्ड वेणुवन विहार टू गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार किसने भेंट किया। तो वेणुवन विहार बेसिकली एक हमें उपवन टाइप का देखने को मिलता है, एक तरीके से रहने का स्थान देखने को मिलता है। तो किसने गौतम बुद्ध को भेंट किया था, उपहार में दिया था? तो बिंबिसार नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिंबिसार। तो किंग बिंबिसार जो कि मगध के रूलर थे, इन्होंने वेणुवन दिया था। इसको हम लोग बैम्बू ग्रोव यानी कि बांस का उपवन के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को ऑफर किया था। तो कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वेणुवन बिहार, और ये पड़ता कहाँ है? ये बिहार वाले रीजन में पड़ता है। तो जो वेणुवन बिहार है, ये भाई बिंबिसार ने दिया है। किसको दिया? गौतम बुद्ध को दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु मर्ज्ड वैशाली टू मगध, यानी कि वैशाली का मगध में विलय किसने किया? देखो, मगध महाजनपद सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे रूलर्स आते गए, अलग अलग महाजनपद को किसी न किसी रीजन के थ्रू अपने में शामिल करते गए, और करते करते मगध एक बहुत ही बड़े रीजन पर हमें देखने को मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो भाई ये नॉर्थ, मतलब जो हमारा अफगानिस्तान वाला रीजन, वहां पे देखने को मिलता है मगध। ठीक है, तो उसी में ये कह रहा है कि जो वैशाली था, वैशाली जो कैपिटल थी किसकी? वज्जी महाजनपद की। तो वज्जी यानी कि वैशाली को मगध में किसने मिलाया, ये पूछा है। ठीक है, तो अजात शत्रु ने मिलाया था। किसने मिलाया था? अजात शत्रु। एक्चुअल में पूरी एक सीरीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिंबिसार आया था, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया था, क्योंकि यहाँ पर था अंग बिल्कुल पास में पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के मगध को बड़ा कर लिया था। किसने? ये कर लिया था हमारा बिंबिसार ने। से बिंबिसार का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। ये बिंबिसार के टाइम पीरियड का ये रीजन है, ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु इनका बेटा आता है। अजात शत्रु क्या करता है? अजात शत्रु वैशाली को, जो कि वज्जी की कैपिटल है, और कौशल को, इन दोनों को मगध में मिला लेता है। तो उसका रीजन और बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन यहाँ पर और बड़ा हो जाता है। अजात शत्रु जैसे कि ग्रीन कलर का आप देख पा रहे होंगे, ये अजात शत्रु का है, ठीक है, ये अजात शत्रु है, ठीक है। उसके बाद और आगे देखें तो जो अवंती है, अवंती को किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने अवंती को मिलाया था, ठीक है। तो अवंती वाले रीजन को शिशुनाग ने भाई इसमें मिला लिया था। तो भाई और ज्यादा टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अवंती लगभग इस वाले रीजन में देखने को मिलता है, और शिशुनाग का रीजन ये है। तो ये शिशुनाग का टाइम पीरियड का है। तो जैसे जैसे और महाजनपद इसमें मिलते जाएंगे, मगध का एरिया बड़ा होता जाएगा, ठीक है, और मगध पावरफुल होता जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला हमारा क्या है? 40 नंबर का। इसमें कह रहा है कि इन बिहार मतलब उस लोकेशन की बात हो रही है, उस एरिया की बात हो रही है। वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, एंड लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना। यानी इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग में मगध की कैपिटल क्या थी, जो कि कुछ सालों तक रही, बाद में बदल के इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया, ठीक है। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? ये बिहार के पटना वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो पहले इसकी कैपिटल क्या थी? तो पहले इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है राजगृह। सबसे पहले कैपिटल राजगृह ही इसकी हमें देखने को मिलती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। 425 बीसी से पहले मगध की कैपिटल राजगृह थी, और 425 बीसी के बाद इसकी कैपिटल हमें पाटलिपुत्र देखने को मिलती है, मगध की। अब कैपिटल का ट्रांसफर कैसे कैसे हुआ, किस किस के द्वारा किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कैपिटल राजगृह थी, ठीक है। इसको कैपिटल किसने बनाया था? बिंबिसार और अजातशत्रु, यानी कि इन दोनों के टाइम पीरियड में इसकी कैपिटल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट हो जाती है हमारी पाटलिपुत्र, उदयन के टाइम पे, या फिर उदयन के टाइम पे। उसके बाद इसकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है हमारी वैशाली में, जो कि शिशुनाग का टाइम पीरियड तब चलेगा। उसके बाद शिशुनाग से फिर से पाटलिपुत्र आ जाती है कालाशोक के टाइम पीरियड में। तो ये कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, वैशाली, उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र। तो चारों कैपिटल का मैंने किस किसके द्वारा करा गया है, किस किस के टाइम पीरियड में कौन कौन सी रही है, सब आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले की बात करते हैं। अगला कह रहे हैं यहाँ पर कि हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऊपर हमने बात कर ली थी। तो शिशुनाग के फाउंडर कौन से? अब देखो, दो यहाँ पे ऑप्शन में फंसाएगा। एक शिशु नंद दे रखा है, शिशु नाग दे रखा है। तो शिशु नाग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो शिशुनाग इसके फाउंडर है। इसका इनका टाइम पीरियड 413 से लेकर के 395 बीसीई तक देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर बात करें शिशुनाग कौन थे, तो शिशुनाग एक अमात्य की पोस्ट पर थे। अमात्य मतलब जो हाई रैंकिंग के ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि ऑफिसर्स होते हैं हाई रैंकिंग। तो वो ऑफिसर्स थे किसका टाइम पीरियड में? जब हर्यक डायनेस्टी चल रही थी। तो जब पहले हर्यक आई थी, उसके बाद ही तो शिशुनाग आई थी। तो जब हर्यक डायनेस्टी का यहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा था, तो उसमें शिशुनाग एक हाई पोस्ट पर, यानी कि ऑफिसर्स के रूप में थे।
फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो उदयन को मार करके शिशुनाग क्या करते हैं भाई, नए एम्पायर की फाउंडेशन करते हैं, यहाँ पर नई डायनेस्टी चलाते हैं जिसको शिशुनाग डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और इस डायनेस्टी को, मतलब ये जो डायनेस्टीज हैं, इनको हम लोग फेमस क्यों मानते हैं? जैसे कि सबसे पहले हर्यक है। हर्यक को फेमस इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर बाप, हर जो बेटा है वो अपने बाप को मार कर गद्दी पे बैठे। जैसे बिंबिसार को मार के अजातशत्रु बैठा, अजातशत्रु को मार के उदयन बैठा। तो इसलिए इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी शिशुनाग से यही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 16 क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश जो है वो तीसरा वंश था मगध का। इसका लास्ट रूलर कौन है? वो है धनानंद। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? वो है महापद्मनंद। इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो महापद्मनंद इसके फाउंडर हैं। और कुछ टेक्स्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस डायनेस्टी में, नंद डायनेस्टी थी, इसमें टोटल 9 रूलर्स थे। इसलिए इसको हम लोग नंद वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लास्ट जो रूलर था वो था हमारा कौन? धनानंद। इसको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो धनानंद लास्ट रूलर है नंद डायनेस्टी का। ठीक है, और ये डायनेस्टी का जो एंड होता है वो 321 बीसी के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अगले हम लोग बात करेंगे जब मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन करी थी चाणक्य की हेल्प से। तो किसको मारकर करी थी? इसी को मारकर करी थी, धनानंद को। धनानंद को हरा कर उसको मगध की गद्दी से हटाया और फाइनली एक नया एम्पायर की फाउंडेशन करी, जिसको हम लोग मौर्यन एम्पायर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले की बात करेंगे। अगला यहाँ पर देखा 70 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच इंक्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद, यानी कि कौन सा शिलालेख राजा नंद का प्रमाण है? राजा नंद का प्रमाण मतलब जो नंद डायनेस्टी से यहाँ पर बिलोंग करता है, ऐसा कौन सा इंक्रिप्शन है? ठीक है, तो ये इंक्रिप्शन में देखने को मिलता है यहाँ पर हाथी गुम्फा है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा जो इंक्रिप्शन है जो किसका था? जो कलिंग के रूलर थे खारवेल, उनका हमें ये रूलर देखने को, मतलब उनका इंक्रिप्शन देखने को मिलता है। और इसमें हमें नंद वंश के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कलिंग के रूलर है भाई कौन? कलिंग के एक डायनेस्टी चेदी डायनेस्टी, तो इसके रूलर है खारवेल। खारवेल, इन्हीं का हमें इंक्रिप्शन देखने को मिलता है, हाथी गुफा इंक्रिप्शन, क्योंकि एक मेजर सोर्स है इनके टाइम पीरियड का। और इसमें इस बात का उल्लेख है कि बहुत सारी कैनाल्स जो कलिंग में बनवाई गई थी, इसके महापद्मनंद जो कि फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के, उसके उनके फाउंडर के द्वारा कई सारे जो नहर है उनका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। इस बात का उल्लेख इसमें हमें देखने को मिलता है। और भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख हमें इसी में देखने को मिलता है, फर्स्ट इंक्रिप्शन, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। और ये कहाँ मिला था? कलिंग में मिला था। कलिंग कहाँ पड़ता है? कलिंग हमारा उड़ीसा वाले रीजन में पड़ता है। तो फैक्ट यहाँ से भी पूछ लेते हैं। उसके बाद इसके ऑप्शंस की बात करें तो रोमनदीप पिलर अगर आपको याद हो तो ये वही पिलर है जो कि नेपाल में वो मिलता है। और इसी पिलर से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये नेपाल वाले रीजन में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी इंक्रिप्शन की बात हम लोग आगे बात करेंगे जब इस इंक्रिप्शन का टाइम पीरियड के बारे में बात। फिलहाल अभी हम लोग आते हैं आगे, मगध से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। तो मगध के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मगध है। ठीक है, मगध के ऊपर कौन रूल कर रहा है? जब नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में अलेक्जेंडर ने यहाँ पर अटैक किया था, तो यहाँ पर इस टाइम रूलर कौन है? यहाँ पर इस टाइम रूलर नंद वंश का रूल चल रहा है। और नंद वंश में भी धनानंद का यहाँ पर रूल चल रहा है। यही लास्ट रूलर है। तो अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर जो था उसने 326 बीसी में, यानी कि 326 ईसा पूर्व में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पर अटैक किया था। उस टाइम धनानंद यहाँ का लास्ट रूलर था जो कि मगध के ऊपर रूल कर रहा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, अलेक्जेंडर ने कब अटैक किया था? ये डेट मिलती है 326। ठीक है, इसके अलावा कौन रूल कर रहा है? धनानंद, ये भी याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अलेक्जेंडर से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर का जो जन्म है वो हमारा 356 बीसी में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि मैसेडोनिया, यूरोप वाले रीजन में देखने को मिलता है इसका जन्म। और इसकी जो डेथ है वो हमें बेबीलोन में देखने को मिलता है, जो कि इराक वाले रीजन में पड़ता है। और 323 ईसा पूर्व में इसका देहांत हुआ था, मतलब डेथ हुई थी इसकी। तो क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। ठीक है,
अगले की बात करते हैं 19 नंबर की। इसमें कह रहा है कि विच रीजन वॉज कॉल्ड, इसको हम लोग गेड्रोसिया, गेड्रोसिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान के समय किस क्षेत्र में ग्रोडेशिया कहा जाता है, या किस क्षेत्र को ग्रोडेशिया कहा जाता है। मतलब जब अलेक्जेंडर का यहाँ पर एक तरीके से अटैक देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत था, ठीक है, आज तो उस टाइम तो था नहीं, लेकिन आज की बात करें, आज का पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उसी को हम लोग ग्रोडेशिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये आधुनिक की बात करें तो ये ग्रोडेशिया जो है मकरान वाले रीजन में देखने को मिलता है, बलूचिस्तान प्रांत में। जैसा कि यहाँ पर हमें ग्रेडेशन एक रेगिस्तान देखने को मिलता है, और इसी बात का हमें उल्लेख भी मिलता है कि जो ग्रेडेशन रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, उसे और उसकी सेना को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ था, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था, वो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यानी कि ईरान इलाका वाला पार्ट है, उतने एरिया को जीतते हुआ आ रहा था, जीतते हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक आते आते उसकी सेना बिल्कुल थक गई थी, और इसी रेगिस्तान की वजह से, यहाँ पर रेगिस्तान वाला इलाका था, इसी की वजह से इससे आगे यहाँ पर नहीं बढ़ पाई थी, जिससे कि मगध सुरक्षित बचा रहा था, ठीक है। अगले की बात करते हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पर यहाँ पर क्या किया था, अटैक किया था। उस टाइम दयानंद रूलर था, तो जब अटैक किया था तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आया, तो सबसे पहले इसका सामना एक राजा से हुआ था, जिसको हम लोग अंबी के नाम से जानते हैं। अंबी वहां का रूलर कहाँ का था, तक्षशिला का, तक्षशिला का रूलर था। तो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबी कहाँ का रूलर था, तक्षशिला का रूलर था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तो अंबी जो था वो तो इसके सामने सरेंडर कर देता है, इसकी सेना बड़ी देख के। उसके बाद क्या करता है, अलेक्जेंडर और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है, तो उसका सामना किससे होता है, किंग पोरस से होता है। एक किंग देखने को मिलता है, राजा पोरस, बहुत ही महान राजा था किंग पोरस। तो अलेक्जेंडर का सामना पोरस से होता है। तो भाई एक तरफ कौन है, एक तरफ हमारे अलेक्जेंडर भाई साहब हैं, और दूसरे यहाँ पर पोरस भाई साहब। तो इन दोनों के बीच में हमें एक बैटल देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, जब अटैक किया होगा 326 बीसी के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये झेलम रिवर के पास में हुआ था, ठीक है। झेलम रिवर के पास में होता है, इसलिए इसलिए कभी कभी इसको लोग बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जानते हैं। बैटल ऑफ झेलम के, थोड़ी गंदी आ रही है, कोई बात नहीं, बैटल ऑफ झेलम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसमें जो था, तो जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत वैसे तो अलेक्जेंडर की हुई थी, लेकिन जो पोरस है, पोरस ने भी धुआंधार तरीके से इसमें लड़ाई लड़ी थी, और इसके रीजन को कैप्चर तो कर लिया था अलेक्जेंडर ने, लेकिन इसकी वीरता को देखकर अलेक्जेंडर ने क्या किया, इसका राज्य इसको वापस कर दिया, और वहीं से लौट गया। फिर उसकी सेना ने उसका साथ ही नहीं दिया, तो भैया वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाया। तो किंग पोरस कितना पावरफुल था, सोचो, उसने अलेक्जेंडर को इंडिया में एंटर नहीं करने दिया, वरना एंटर हो जाता तो वो मगध तक पहुंच जाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टॉप क्वेश्चंस, जो कि 16 महाजनपद से बनते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ सोशल कीवर्ड्स और लिंक्स लगा के रखी हैं, इनको क्लिक करके या स्कैन करके डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हैं, और इसको आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, और इसकी टेलीग्राम की जो लिंक है वो मिलेगी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ज्वाइन कर लें, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के साथ।